लास्ट क्लास हमने क्या किया था? लास्ट क्लास हमने क्वेश्चन किया था ऑन बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, इन दोनों के बेसिस पे हमने क्वेश्चन किया था। उसके पहले क्लास में हमने पढ़ा था कि डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, और उसके पहले क्लास में हमने पढ़ा था ओम्स लॉ बोल रहा हूँ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। आज के क्लास में हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की, ठीक है। जैसे हम चैप्टर नंबर 2 में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़े थे, वैसे यहां पे हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की। अब ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है बड़ा इजी, और इसके बारे में आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, क्लास 10th में आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, तो ज्यादा मुश्किल होना नहीं चाहिए। लेकिन दिक्कत यहाँ पे बच्चों को क्या आती है कि जब कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स आ जाते हैं तब हम उसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो आज के क्लास में हम पूरा बेसिक्स करेंगे, पूरा जो छोटे क्लास में पढ़ा है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस, और जो अगला क्लास होगा नेक्स्ट क्लास में हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स देखेंगे, और जिसका कॉम्बिनेशन हमें सॉल्व करना हो या जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना हो, ठीक है। और उसके बाद अब ये कॉम्बिनेशन का सिलसिला अभी 3-4 क्लास चलेगा, ठीक है। सिर्फ कॉम्बिनेशन एक टॉपिक नहीं है, उसके साथ बहुत सारे चीजें जुड़े हुए होते हैं, तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वहां पे कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती रहेगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में हमें जनरली जो रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है वो दो तरीके का होता है, या तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा या तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। जब सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को जोड़ दिया जाता है तब वो हो जाता है कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन, ठीक है। आज हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पहले आते हैं, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है ये हमने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। अगर रेजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्टेड हो, कैसे कनेक्टेड हो? एंड टू एंड कनेक्टेड हो, ठीक है। जैसे ये एंड टू एंड कनेक्टेड है, मतलब इसका एक एंड, पहले वाला रेजिस्टर R1 का एक एंड R2 के स्टार्टिंग एक एंड, या फिर बोल सकते हो R1 का एंड R2 के स्टार्ट में अगर लगा हो, देन हम उसको बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। उस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ये R1 R2 और ये मान लो R3, 3 रजिस्टर हो गया। अब इसको मैंने क्या किया, मैंने एक बैटरी के अक्रॉस इसको जोड़ दिया, और ये जो बैटरी है ये डायरेक्ट करंट है, डीसी हमने सप्लाई किया हुआ है, ठीक है, V, जिसका पोटेंशियल मैंने दे दिया V। और अगर V है तो यहां जाहिर सी बात है इसके थ्रू से एक करंट पास होगा I, है ना। अब जब करंट जाएगा, ओम्स लॉ हमें क्या बोलता है? ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल टू IR, है ना। V इज इक्वल टू IR बोलता है। अब यहां पे अगर देखें इस वाले पाथ में करंट अगर इधर से जा रहा है तो इस करंट के पास इस रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जिसके थ्रू से करंट पास कर जाए। जनरली करंट किस रास्ते से फ्लो करने की प्रेफर करेगा? जहां पे उसे कम रेजिस्टेंस मिले। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, हम गाड़ी किस रास्ते में चलाना ज्यादा प्रेफर करेंगे? जहां पे कम ट्रैफिक हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपके पास एक ही रास्ता है जिसमें ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, तो मजबूरन आपको उसी रास्ते से जाना होगा। तो वैसे यहाँ पे करंट को जानने के लिए एक ही रास्ता है, तो यहाँ पे हर रेजिस्टर के अक्रॉस करंट हमारा क्या होगा? सेम होगा। अब करंट क्यों सेम होगा? क्योंकि इसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जहां से ये पास कर सके, जहां से ये करंट पास कर सके। तो इसीलिए करंट तो टोटल में इस सर्किट में क्या हो जाएगा? करंट हमारा सेम हो जाएगा, और जिसका वैल्यू होगा I, ठीक है। लेकिन करंट सेम हो जाएगा, रेजिस्टेंस तो अलग अलग है। R1 R2 R3 3 अलग अलग रेजिस्टर्स हैं। तो अगर 3 अलग अलग रेजिस्टर्स हैं तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा, वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो इसके अक्रॉस मान लो V1 हो गया, इसके अक्रॉस हो गया V1, इसके अक्रॉस हो गया पोटेंशियल V2, इसके अक्रॉस हो गया पोटेंशियल V3। क्यों पोटेंशियल अलग अलग होगा? क्योंकि
यहां पे क्या बोला है, वही फिर से ओम्स लॉ पे आते हैं, V और अगर रेजिस्टेंस अलग हुआ, मान लो R1 रेजिस्टेंस अलग हुआ तो करंट तो हमारा चेंज नहीं हो रहा, तो पोटेंशियल तो चेंज होगा, क्योंकि करंट I इज इक्वल टू V बाय R1 होगा। तो पोटेंशियल एज बिकॉज मेरे पास एक ही पोटेंशियल सोर्स है, तो जाहिर सी बात है इन तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल्स अलग अलग होगा। तो क्या हो जाएगा, यहां पे अगर हम लिखें तो V1 विल बी इक्वल टू कितना, फ्रॉम ओम्स लॉ V1 विल बी इक्वल टू I इंटू R1, V2 विल बी इक्वल टू I इंटू R2 और V3 विल बी इक्वल टू I इंटू R3। ठीक है, क्योंकि तीन अलग अलग रजिस्टर है और तीन अलग अलग रजिस्टर अगर है तो उनके अलग अलग रेजिस्टेंसेस हैं, तो अगर अलग अलग रेजिस्टेंसेस है तो पोटेंशियल भी अलग अलग होगा। लेकिन अगर यहाँ पे पोटेंशियल रेजिस्टेंस सेम है, मान लो यहाँ पे जितना रजिस्टर है वो यहाँ पे भी उतना ही रजिस्टर है, यहाँ पे भी उतना ही रजिस्टर है। ठीक है, मान लो इस पे ये 2 ओम हो गया, ये भी 2 ओम हो गया, ये भी 2 ओम हो गया। ठीक है, अगर 2 ओम हो गया तब भी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो भी अलग अलग होगा, पोटेंशियल ड्रॉप सेम नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, दो चीजों का याद रखना है। पहला चीज करंट रिमेन्स सेम, ये किसके लिए मैं बात कर रहा हूं, ये मैं सीरीज के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, करंट रिमेन्स सेम, ये एक चीज याद रखना। और दूसरा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर चेंजेस। ठीक है, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर मैं यहां पे देखूं बाय कंजर्वेशन ऑफ, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब ये जितना पोटेंशियल यहाँ पे है, आप जितना पोटेंशियल दोगे उतना यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उनका सम किसके बराबर होना चाहिए, उसका सम जितना पोटेंशियल आप दे रहे हो उसके बराबर होना चाहिए। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो यहां पे अगर V के जगह पे IR पुट कर दें, ठीक है, और यहां पे आज बिकॉज I सेम है तो मैं R के जगह पे R इक्विवेलेंट लिख लेता हूं, इज इक्वल टू V1 के जगह पे क्या हो जाएगा, IR1 प्लस V2 के जगह पे IR2 प्लस V3 के जगह पे हो जाएगा IR3। तो यहां से अगर मैं I कॉमन ले लूं तो R इक्विवेलेंट मेरा कितना हो जाएगा, I अगर यहां से कॉमन ले लूं तो I और ये I कैंसिल, क्योंकि करंट सेम है, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है अगर यहाँ पे रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हो। तो सीरीज में कनेक्टेड होने के लिए आपको दो चीजें दिमाग में रखनी होगी, क्या कि करंट सेम होता है एक सीरीज कॉम्बिनेशन में और पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होता है। ठीक है, और अगर मान लो n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हो, n रेजिस्टर्स, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस RN। और अगर n इक्वल रेजिस्टर्स हो जाए, n इक्वल रेजिस्टर्स हो जाए तो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू n इंटू R। ठीक है, R क्या है, जो भी आपको रेजिस्टेंस गिवन है, इक्वल रेजिस्टेंस गिवन है। ठीक है, ये कुछ सर्टेन फॉर्मूलेज हैं, इसको अभी लिख लो कॉपी में। नेक्स्ट हम चलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन है वो हमारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है, अगर मान लो ये एक रेजिस्टर है R1, ये एक रेजिस्टर है R2, ठीक है, और ये एक रेजिस्टर है। अब देखो हमेशा ऐसा नहीं है कि ऐसे ऊपर ऊपर होगा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पैरेलल है। देखो अगर इस रजिस्टर का एक एंड दूसरे रजिस्टर के एंड से कनेक्टेड हो और दूसरा एंड अगले रजिस्टर के साथ ऐसे कनेक्टेड हो,
तब हम इसको पैरेलल बोलेंगे। ठीक है, देखो अगर मैं अब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाएगा कि कैसे पता करें कहां पे सीरीज है कहां पे पैरेलल है। तो क्या हुआ कि इस रजिस्टर का एक एंड, अगर एक टर्मिनल के बारे में बात करें, वो अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो, वो बैटरी के एक साइड से जुड़ा हुआ है और जो दूसरा एंड है वो बैटरी के दूसरे साइड से जुड़ा हुआ है, और हर रजिस्टर का वही सेम चीज है, हर रजिस्टर का वही सेम केस है। ठीक है, इसका एक एंड बैटरी के एक एंड से पॉजिटिव एंड से जुड़ा है, इसका इस रजिस्टर का एक एंड इसका बैटरी के पॉजिटिव एंड से जुड़ा है, इसका R3 का रजिस्टर, R3 जो रजिस्टर है वो भी बैटरी के पॉजिटिव एंड से जुड़ा है, एक एंड पॉजिटिव एंड से, तो इधर भी तीनों के तीनों रजिस्टर के एंड वो नेगेटिव से जुड़े, तब इसीलिए हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब देखो, अब मान लो इसका अगर पोटेंशियल हो गया V, अब इसमें से करंट जाएगा I, अब यहां पे करंट को इस पॉइंट से जानने के लिए तीन अलग अलग रास्ते मिल रहे हैं। ठीक है, तीन अलग अलग रास्ते हैं ना, एक तो ये रास्ता, दूसरा ये रास्ता, तीसरा ये रास्ता, किसी में भी करंट जा सकता है ना। अब किसी में भी करंट जा सकता है, अब ऐसा भी हो सकता है किसी एक में ही चला जाए, ऐसा भी हो सकता है किसी दो में आधा आधा जाए और एक तीसरे में ना जाए, ऐसा भी हो सकता है तीनों में कुछ 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 डिवाइड होके चले जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो डिसाइड कैसे करेगा करंट, जिसमें कम रेजिस्टेंस होगा वो उसी में जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो किसमें कितना जाएगा वो तो हमें पता नहीं है, तो मैं ये मान लेता हूं करंट जब इधर गया तो वो तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। इसको मान लिया मैंने I1 में गया, इधर I2 करंट गया और इधर I3 करंट गया। अगर किसी एक में जा रहा होगा और बाकी दोनों में ऑटोमेटिकली करंट हमारा जीरो निकल आएगा कैलकुलेट करने पे। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं तीनों में कुछ ना कुछ करंट जा रहा है। ठीक है, और करंट हो गया I1, I2, I3, और देखो अब इसका एक एंड बैटरी के एक एंड से जुड़ा है और इन तीनों का एक एंड बैटरी के दूसरे एंड से जुड़ा है। तो अगर जुड़ा है, इसका जितना पोटेंशियल होगा इन सारे रजिस्टर का उतना ही पोटेंशियल होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल भी होगा, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल भी होगा, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल भी होगा। तो यहां पे सीरीज पैरेलल के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना है, पैरेलल के लिए क्या चीज याद रखना है, पहला चीज तो ये याद रखना है करंट चेंजेस या करंट गेट्स डिवाइडेड, करंट डिवाइड हो जाता है या फिर चेंज हो जाता है, जो आपका मन हो आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा चीज क्या रहता है, यहां पे पोटेंशियल सेम रहता है, पोटेंशियल ड्रॉप रिमेन्स सेम। और अगर इसी का एग्जाम्पल लो, आप अपने घर में भी देख सकते हो, घर में जो भी बल्ब जल रहा है, जो भी इलेक्ट्रिक सामान जल रहा है, सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो 220 वोल्ट ही होता है, सबके अक्रॉस। अगर वहां पे घर, तो फिर घर का कॉम्बिनेशन, घर में जो सारा सामान या सारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगा है वो कैसे लगा हुआ होगा, वो पैरेलल में लगा हुआ होगा, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, याद करो, वहां पे बताया गया था कि घर का जो वायरिंग होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहां पे पोटेंशियल सेम रहता है, करंट भले ही अलग अलग हो जाए, पोटेंशियल सेम रहता है। और अगर सीरीज में कनेक्ट करते घर को तो क्या हो जाता, अगर एक लाइट खत्म हुआ मतलब डिस्ट्रॉय हुआ या फिर फ्यूज हो गया तो बाकी और कुछ जलेगा ही नहीं, और सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग आ जाएगा, और जिसका घर ट्रांसफार्मर के पास है उसको सबसे ज्यादा वोल्टेज, और जिसका घर ट्रांसफार्मर से दूर है उसको कम वोल्टेज, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज बढ़ते हुए चला जाएगा ना। तो इसीलिए पैरेलल, हमारा घर का जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल कनेक्शन होता है, और उससे हमें क्या पता चलता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है अक्रॉस द रजिस्टर वो सेम होता है, और जो करंट होता है वो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे भी अगर हम ओम्स लॉ लगाएं, बाय ओम्स लॉ, तो V इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, V इज इक्वल टू IR, दैट इंप्लाइज I इक्वल टू क्या होना चाहिए, V बाय R, ये होना चाहिए, I इज इक्वल टू V बाय R। तो I1 यहां पे कितना हो जाएगा, I1 R, यहां पे मैं R इक्विवेलेंट लिख लेता हूं,
तो I1 इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, I1 इज इक्वल टू V/R1 ये होना चाहिए। I2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, V/R2 होना चाहिए। और I3 इक्वल टू क्या होना चाहिए, V/R3 होना चाहिए, है ना। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यहां पे करंट मूव कर रहा है ना, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम क्या बोल सकते हैं, करंट I इज इक्वल टू जितना करंट, मान लो ये तीन अलग अलग करंट जाएगा, जितना करंट ये तीनों रास्ते में से जाएगा उतना ही करंट तो इधर से निकलेगा I, तभी तो जाके ये सर्किट कंप्लीट होगा। जितना तीनों करंट इधर से, मान लो 9 एम्पियर है, 9 एम्पियर करंट है, इधर से 9 एम्पियर करंट जा रहा है, मान लो इधर से 3 गया, इधर से भी 3 गया, इधर से भी 3 गया, तो 3 अगर गए तो इधर मिलके कितना आएंगे, वही 9 एम्पियर करंट आएगा, जितना इधर से गया होगा उतना ही आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बीच में कुछ करंट रह गया, नहीं, जितना गया था उतना ही करंट आएगा। तो उसी से पता चलता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 ये हो जाएगा। अब अगर हम यहां पे सारा वैल्यूज डाल दें इधर में से, तो V/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। तो अगर ऊपर से V कॉमन ले लें और इधर से V कॉमन ले लें, V गेट्स कैंसिल, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये फॉर्मूला आ गया पैरेलल के लिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ रजिस्टर होते, n रजिस्टर्स, तो क्या हो जाते, अगर n रजिस्टर होते तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाता, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 वो प्लस 1/Rn। और अगर n नंबर ऑफ इक्वल रजिस्टर होते तो क्या हो जाता, अगर इक्वल रजिस्टर होते तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n/R। तो R इक्विवेलेंट दैट इंप्लाइज R इक्विवेलेंट कितना हो जाता, R इक्विवेलेंट विल बी R/n। ये कुछ दो फॉर्मूले हैं, इसको भी दिमाग में रख लेना। समझ में आया कॉन्सेप्ट सीरीज और पैरेलल का। बस दो चीजें याद रखनी है, सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल अलग अलग होता है, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, करंट अलग अलग होता है। बस ये दो चीजें दिमाग में रखना है, बाकी आगे आगे होता ही जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर थोड़ा कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन पे चलेंगे तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। अब आते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पे, और जहां पे आप लोग बच्चे जनरली फंसते हैं कि सर ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, नहीं होता, बड़ा ही इजी है। बस क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ और समझते हुए जाओ क्वेश्चन को। ठीक है, मान लो जैसे ये क्वेश्चन गिवन है, चलो अब मान लो ये क्वेश्चन गिवन है और बोला है फाइंड द करंट इन द सर्किट या I, जो यहाँ पे I गिवन है ना, इसमें करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए वही ओम्स लॉ हमारा क्या बोलता है, V इज इक्वल टू IR। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। अब यहाँ पे V हमें गिवन है क्वेश्चन में, देखो 2 वोल्ट गिवन है, तो V हमें पता है 2 वोल्ट, लेकिन यहाँ पे हमें R नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि 3 अलग अलग रजिस्टर्स हैं, किसका वैल्यू लें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, R इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो पहले R इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो R इक्विवेलेंट अगर निकल जाएगा तो V पता है, R इक्विवेलेंट की जगह पे वैल्यू डाल दो, निकल जाएगा। अब इसको क्वेश्चन को जरा देखते हैं। ठीक है, मैं इधर से स्टार्ट करता हूं, ये वाला जो रजिस्टर है इधर से स्टार्ट करता हूं। अब ये वाला जो रजिस्टर है, इसका एक एंड इस रजिस्टर के साथ जुड़ा है ना, इसका एक एंड इस रजिस्टर के साथ जुड़ा है, तो मतलब ये दोनों रजिस्टर, अब इसका क्या काम है मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इन दोनों रजिस्टर। ये दोनों रजिस्टर कैसे कनेक्टेड है, ये दोनों, इसका एक एंड यहां पे है, इस और एक एंड यहाँ पे, और इस रजिस्टर का एक एंड यहाँ पे और एक एंड यहाँ पे, तो ये दोनों कनेक्टेड हैं हमारे सीरीज में। तो अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, 30 ओम प्लस 30 ओम विच इज इक्वल टू 60 ओम। तो मतलब ये जो सर्किट था, ये दोनों के बदले मैं 60 ओम लिख सकता हूं।
तो मान लो यहाँ पे ऐसे ये 30 ओम रहा, ये वाला जो रजिस्टर है इसका 30 ओम, और इन दोनों को मिला के मेरा क्या हो गया 60 ओम हो गया। और 60 ओम का इसका जो एक एंड है ये इस रजिस्टर के एक एंड के साथ कनेक्टेड है, तो इसके साथ मैंने इसको भी जोड़ दिया। अब ये जो 60 एंड का इसका एक एंड ये इस रजिस्टर के एक एंड के साथ कनेक्टेड है, तो इसको मैंने इसके साथ जोड़ दिया है। और इधर हमारा बैटरी कनेक्टेड है ऐसे, है ना, इधर से करंट पूछा है आई, ये हो गया 2 वोल्ट। अब ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, अब ये दोनों कनेक्टेड है पैरेलल में। कैसे पैरेलल में, इसका एक एंड कनेक्टेड है, इसका दूसरा एंड कनेक्टेड है, तो ये दोनों हो गए पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/30, तो दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे 60 एलसीएम, तो 1 प्लस 2 तो 3/60, तो दैट इज इक्वल टू 1/20। तो आर इक्विवेलेंट आपको कितना मिल गया 20। 1/R इक्विवेलेंट 1/20 है, तो आर इक्विवेलेंट कितना मिल गया 20 ओम, है ना। अब टोटल आर इक्विवेलेंट मिल गया। अब यहाँ पे वैल्यूज डाल दो, तो देयरफॉर करंट आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/20 विच इज इक्वल टू 1/10 विच इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर करंट। तो अमाउंट ऑफ करंट इन दिस सर्किट कितना हो गया 0.1 एम्पियर। समझ में आया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला गया। मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, ये अल्फाबेट ए है और ऐसे रजिस्टर कनेक्टेड, और सारा जो रजिस्टर है सारा रजिस्टर 10 ओम का है, ठीक है, और इसको हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है अलोंग ए, मतलब इसके अलोंग हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कुछ नहीं है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देख के डर मत जाना, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करें, इसको मैं थोड़ा नामकरण कर देता हूं, मैं ए से चलता हूं, तो इसको मैं नाम दे देता हूं R1, फिर इधर चलते हैं R2, फिर इधर इसको नाम दे देते हैं R3, इसको नाम दे देते हैं R4, इसको नाम दे देते हैं R5, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं B और D, पहले मैं इधर सॉल्व करता हूं, इधर मैं बाद में आऊंगा, A और E के पास मैं बाद में आऊंगा, पहले इधर सॉल्व करते हैं B और D के पास। अब B और D के पास अगर देखें तो ये एक रजिस्टर है R2 और R3 कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। R2 और R3 देख लो, R2 और R3 सीरीज में कनेक्टेड है, तो R2 एंड R3 आर इन सीरीज। अगर सीरीज में हुए तो क्या हो जाएगा 10 + 10 कितना हो जाएगा 20, तो R2 + R3 कितना हो गया 20 ओम। तो अब ये सर्किट हमारा कैसा बन जाएगा, मैं इधर बना रहा हूं, ठीक है। सेकेंड, मैं ये डायग्राम इसलिए बना रहा हूं ताकि समझ में आए मैं कैसे कर रहा हूं। तो कैसे बनेगा, कुछ ऐसे, ये हो गया 20 ओम, ये हो गया 10 ओम, ये हो गया 10 ओम, और ये भी हो गया 10 ओम, ये गिवन था, ठीक है ना। अब ये वाला मतलब इन दोनों को मिला के R2 और R3 को मिला के 20 ओम हुआ, और ये था हमारा R5 और R2 + R3 ये दोनों कैसे हैं पैरेलली कनेक्टेड है, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। तो इसको अगर सॉल्व कर दें तो कितना हो जाएगा, ये किसके लिए मैं बात कर रहा हूं R2 + R3 एंड R5 इसके लिए बात कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा 1/20 प्लस 1/10 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 + 2, तो दैट इज इक्वल टू 3/20। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 20/3 ओम, ये आ जाएगा। मतलब इन दोनों को मिला के मुझे कितना मिल गया 20/3 ओम। तो इसको हटाया इन दोनों को, और इधर से मैं इसको जोड़ा, ये रजिस्टर था और ये हो गया आपका 20/3 ओम, है ना। अब ये तीनों 10 20/3 और ये 10 ये तीनों कैसे कनेक्टेड है, ये तीनों हमारे सीरीज में कनेक्टेड है। तो देयरफॉर R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू कितना 10 + 20/3 + 10, तो कितना हो जाएगा एलसीएम आ गया 3 30 + 20 + 30
80/3 ओम। तो आर इक्विवेलेंट आपको कितना मिल गया, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 80/3 ओम, और यही हमारा आंसर है। अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या क्वेश्चन बोला है, ए सेट ऑफ n आइडेंटिकल रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर ओम, ठीक है, n रजिस्टर्स हैं और उसका हर एक का रेजिस्टेंस कितना है, आर ओम, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज हैव इफेक्टिव रेजिस्टेंस x ओम। जब उसको सीरीज में कनेक्ट किया गया तब क्या हो गया, उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो था वो था x ओम। और एंड व्हेन आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और जब पैरेलल में कनेक्ट किया गया तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया, y ओम। और पूछा क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन r, x एंड y। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। पहले अगर सॉल्यूशन पे आते हैं, सीरीज में कनेक्टेड है, तो अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या हो जाना चाहिए, x इज इक्वल टू r प्लस डॉट 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 n टाइम्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और बिकॉज r इक्वल है तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इंटू आर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। और अब आते हैं पैरेलल में। अब पैरेलल में कितना बोलता है, पैरेलल में बोलता है कि जब पैरेलल में कनेक्ट किया गया तो y ओम आया, तो 1/y ओम, 1/y इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1/r प्लस डॉट 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 n टाइम्स, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो 1/y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n/r टाइम्स, n/r ये हो जाना चाहिए, n टाइम्स। किसी चीज को n टाइम ऐड करो, n उनके साथ मल्टीप्लाई कर दो, वही तो सेम चीज होता है। जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार अगर 2 को ऐड करना हो और मैं 5 इंटू 2 कर दूं, दोनों तो सेम ही चीज है ना, वही सेम चीज मैंने यहाँ पे किया। तो दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू r/n, ये आ जाएगा, है ना। अब अगर हम यहाँ पे उनके बीच में क्या पूछा है, फाइंड रिलेशन बिटवीन r, x एंड y, r, x एंड y के बीच में रिलेशन निकालना है। x मुझे कितना मिला, nr, y मुझे कितना मिला, r/n। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ये मान लो 2, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू nr इंटू r/n। तो n गेट्स कैंसिल, तो दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो xy इज इक्वल टू कितना हो गया, r स्क्वायर। और ये उनके बीच का रिलेशन है। कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं, कॉमन सेंस लगा, आंसर निकालो। समझ में आया। मान लो क्वेश्चन गिवन है, ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स टेक ए करंट ऑफ 7.5 एम्पियर। मतलब 3 रेजिस्टर है और तीनों को जब पैरेलल में कनेक्ट किया गया तो पैरेलल पे कनेक्ट करने पे वो करंट कितना ले रहा है, वो 7.5 एम्पियर करंट ले रहा है। और सप्लाई कितना है, वोल्टेज 30 वोल्टेज का सप्लाई है या पोटेंशियल है। इफ 2 रेजिस्टर्स आर 10 ओम एंड 12 ओम, फाइंड द थर्ड वन है, ठीक है ना। तो R1 सोल्यूशन पे आते हैं। यहां पे हमें I कितना गिवन है, 7.5 एम्पियर, और ये हमें करंट के वोल्टेज कितना, V कितना गिवन है, 30 वोल्ट, और 3 रजिस्टर गिवन है। मान लो R1 इक्वल टू हो गया 10 ओम, R2 हो गया आपका 12 ओम, R2 आपका हो गया 12 ओम, और R3 आपको निकालना है, ठीक है। तो इनका और कनेक्टेड कैसे हैं, पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला गया। तो अगर पैरेलली कनेक्टेड हैं तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब अगर ये हो गया तो यहाँ पे वैल्यूज डाल दो R1 R2 का, तो 1/r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/r3, ये हो जाएगा। अब इसका अगर हम LCM निकालें तो कितना हो जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू इन दोनों का LCM 12 और 10 का LCM तो 60 होगा, 60 और इसका R3 तो 60 इंटू R3 मैंने इधर लिख लिया, ठीक है। और इधर हो जाएगा 6,
तो इन दोनों का हो जाएगा 60, तो 6 + 5 + 1/R3, तो दैट इम्प्लाइज 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 11/60 + 1/R3। अब 1/R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट मुझे निकालना है, तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इक्वल टू क्या बोलता है, V = IR बोलते हैं। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, V/I। तो V पता है और I पता है, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, 30/7.5 ये हो जाएगा। तो पॉइंट इधर से हटेगा तो ऊपर चला जाएगा 10, तो 5 से काटो, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, फिर 5 से काटो तो 2 × 10 और ये हो जाएगा 3, और इधर से 3 से काटो तो ये हो गया 2, तो ये हो गया 4 ओम। तो R हमारा कितना हो गया, 4 ओम, और ये R क्या होगा, R इक्विवेलेंट के बराबर होगा। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट के जगह पे 4 डाल दो, तो 1/4 इज इक्वल टू 11/60 + 1/R3। तो 1/R3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 - 11/60, दैट इम्प्लाइज कितना हो जाएगा, 60, 240, तो इसके साथ भी 60 मल्टीप्लाई होगा, तो 60 - 11 के साथ 4, तो 44, तो दैट इम्प्लाइज ये हो गया 6, 5 से 4 गया तो 1, 16/240, तो 4 से काटोगे तो 4 × 4 = 60, 4 × 6 = 24, 0, फिर 2 से काटो तो 2 और ये हो गया 30, फिर 2 से काटो तो ये हो गया 15। तो R3 यहां से कितना मिल जाएगा, R3 विल बी इक्वल टू 1/R3 इक्वल टू 1/15 मिला, तो R3 विल बी इक्वल टू 15 ओम, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया? मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, क्या 3 कंडक्टर्स ऑफ कंडक्टेंस G1, G2, G3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये क्वेश्चन गिवन है। अब सोचोगे सर यहाँ पे तो कंडक्टेंस वाले हमने नहीं पढ़ा, हम तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखे हैं, कंडक्टेंस का कैसे करें? कुछ नहीं, आराम से होगा। देखो हमें क्या पता है, कंडक्टेंस या फिर जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो सॉल्यूशन में आते हैं, तो R1 हमारा कितना हो जाएगा, R1 विल बी इक्वल टू 1/G1, R2 कितना हो जाएगा 1/G2, और R3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/G3। और तीनों अगर उनके कंडक्टेंस G1, G2, G3 है तो उनके रेजिस्टेंस कितना हो जाएंगे, R1, R2, R3 हो जाएगा ना। अब अगर उसको वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू G1 R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 + R2 + R3 ये होना चाहिए। तो G इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा है, तो 1/G इक्विवेलेंट में कहां से लाया, R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1/G इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो 1, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 + R2 + R3, ये क्योंकि ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो 1/G इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/G1 + 1/G2 + 1/G3 ये हो जाएगा। अब G इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, G इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू G1 × G2 × G3, सॉरी 1/G इक्विवेलेंट, G इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू G1, G2, G3 नीचे, और इसके साथ G2, G3 प्लस G1, G3 प्लस इसके साथ G1, G2 ये हो गया। तो G इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो गया, G1, G2, G3 डिवाइडेड बाय G2 × G3 प्लस G1 × G3 प्लस G1 × G2, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमें मिल गया। सिंपल था, बस एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है, क्या R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस, ये कॉन्सेप्ट है पूरा क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो पागल मत हो जाना कि सर ये क्या मिल गया, ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है।
तो आज के क्लास में हमने सीखा कि अगर रजिस्टर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, पोटेंशियल में क्या चेंज आते हैं, करंट में क्या चेंज आते हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है। और हमने कुछ क्वेश्चंस भी अभी लगाए कॉम्बिनेशन वाले। नेक्स्ट क्लास हम थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन पे जाएंगे। आज के क्वेश्चन तो इजी थे, नेक्स्ट क्लास हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पे जाएंगे जहां पे जिसको सॉल्व करने में और मजा आएगा और दिमाग भी लगेगा। तो कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं और आपके लिए कैसे क्वेश्चंस या कैसे टाइप के वीडियोस आपके लिए बनाऊं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलो आज के क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।